हाँ तो कर दें स्टार्ट। कल बात कर रहे थे अपन वर्णों की, है ना। उनमें से कुछ प्रश्न हैं, मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, उसके बाद अपन कक्षा को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे वर्ण, ठीक है। वर्णों में हमने जाना था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वर वर्ण और एक कौन सा होता है? व्यंजन वर्ण, ठीक है। एक तो कौन सा वर्ण हो गया? स्वर वर्ण, और एक हो गया व्यंजन वर्ण। दोनों को जान लिया था। चलो दोनों की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं स्वर वर्ण? हाँ, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे थी बात समझ में? फिर हमने बात की थी कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है। तो अपन ने बात की थी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 33, ठीक है। व्यंजनों में ही हमने बात की थी कि वर्गीय जो वर्ण होते हैं, तो वर्ग कितने होते हैं? कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्गों की मैंने कितनी बात की थी? 5। फिर 5 वर्गों को अपन ने लिखा था क च ट त प। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। इस प्रकार से हमारे पास 25 वो हो गए थे, 4 अंतस्थ हो गए थे, 4 उष्म वर्ण हो गए थे, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए थे, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए थे, 2 अयोगवाह। इस प्रकार से अपन ने इसकी टोटल संख्या कितनी कर ली थी? 52। अब एग्जाम में आपसे अगर प्रश्न किया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? 52। अगर पूछ लिया जाता है स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 44। क्या हो जाएगा? 44। अगर पूछा जाता है कि हिंदी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो फिर हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 44। परंतु अगर प्रश्न ऐसा बनकर के आता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो फिर हमारा जवाब चेंज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 52। आई यहां तक की बात समझ में? चलो, मैंने आप लोगों से कहा था कि पद किसे कहते हैं। ये परिभाषाएं हमारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि पद किसे कहा जाए। यानी कि किसी शब्द को अगर वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है, तो वो वहां पर क्या कहलाता है? पद कहलाता है, ठीक है। कहां तक लिख लिया था अपन ने? लास्ट लाइन बोल करके बताएं मुझे। क्या चीज? अच्छा, स्वर वर्ण हो गए थे, व्यंजन वर्ण लिखवाना बाकी था, है ना। स्वर वर्ण नहीं लिखवाए थे, मेरे को देखो। हाँ हाँ, सही है। स्टार्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्वरों की। स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है हमारे पास? 11। तो स्वर कितने हो जाते हैं हमारे पास? 11। तो 11 स्वरों को लिखते हैं। लिख लीजिए आप, हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी की वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे लिख लेते हैं अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ऋषि। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? ए, फिर हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा ओ, और आ जाएगा औ। कितने हो गए? गिनना एक बार।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हमारे पास हिंदी में क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है तो मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती है 10। तो मात्राएं भी हम इन्हीं के नीचे लगा रहे थे, तो मात्राओं के बारे में बात की थी। इसकी मात्रा कैसे आ जाएगी, आ की मात्रा ऐसे, जैसे क में लगाएंगे तो क में आ की मात्रा यही तो लगेगी, ये लगा दिया अपन ने। तो मात्राओं को भी आप साथ के साथ लिखते रहेंगे। ई की मात्रा कैसे लगेगी, इधर से। दीर्घ ई की मात्रा किधर से लगेगी, इधर से। ऊ की मात्रा इधर से लगेगी, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी ऐसे। ऋषि की मात्रा ऐसे लगती है। जैसे मैंने आपको बोला था श्रृंगार लिखने के लिए, तो ये श्रृंगार लिखने के लिए अपन केवल इसमें किसकी मात्रा लगाएंगे, ऋषि की मात्रा लगाएंगे। अब यहाँ अगर र भी लगा देते हैं तो फिर कहाँ, फिर ये वाक्य ये शब्द गलत हो जाएगा, इसमें र नहीं लगेगा, केवल ऋषि की मात्रा लग गई, क्योंकि इसमें जो स्वर जुड़ गया तो फिर वो एकदम सही माना जाएगा। फिर श्रृंगार जब ऋषि भी लगाए र भी लगेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार के शब्द आएंगे आपके शब्द शुद्धि में और अशुद्धि में, है ना, तो उन पर विशेष ध्यान देना है। तो ये मात्राएं हैं। ए की मात्रा कैसे लगेगी, केवल एक मात्रा लगेगी। आई की मात्रा कैसे लगेगी, दो मात्राएं लगेगी। ओ की मात्रा कैसे लगती है, एक, और औ की मात्रा कैसे लगती है, दो। ये हमारे पास हो जाएगी। मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती है, 10। तो स्वरों के बारे में हमारी जानकारी हुई। व्यंजन की परिभाषा मैंने लिखी थी, क्या लिखी थी व्यंजन की परिभाषा, तो हम व्यंजन की परिभाषा भी लिखते हैं और लिखते हैं आगे व्यंजनों के बारे में। तो आप लिख लेंगे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। क्या, हाँ ये नोट करें। इसके बाद पढ़ेंगे अपन व्यंजन वर्ण। अगर आपसे पूछ लिया जाता है, मान लीजिए यहां से एक प्रश्न बना करके दे दिया जाए, निम्नलिखित में से अस्वर की मात्रा कौन सी होती है, पूछ लिया गया निम्नलिखित में से अस्वर की मात्रा कौन सी होती है। अब इनमें से आपको सभी मात्राएं दे दी गई, इस प्रकार से मात्राएं आपको दे दी गई और ऑप्शन दे दिया गया ए बी सी, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो फिर हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा, चौथा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अवर्ण की अर्थात अस्वर की कोई मात्रा नहीं मानी गई है। आ जाएगी बात समझ में, आप इसको नोट करें। फिर अपन पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। लिखा, ये इस प्रकार से शब्दों की शुद्धता पर ध्यान देना है आपको। मैंने यहाँ पर व्यंजन लिखा तो आपको यहाँ पर ये वाला ही लिखना है। व्यंजन लिखा तो आप ऐसा व्यंजन मत लिख देना कि सर ने व्यंजन की बोला है, अगर हम ऐसे लिख देंगे, ये शब्दों की शुद्धता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखेंगे, हमें ऐसा नहीं लिखना है। ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा गांव में किसी का नाम मंजू होता है ना, मंजू, तो वो जितनी भी मंजू है वो सब अपना नाम ऐसे लिखती है और नाम लिख करके बड़ी खुश होती है कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो सिग्नेचर करना जानती हूँ, है ना। लेकिन देखा जाए तो व्याकरण की दृष्टि से ये मंजू कतई गलत है ना। अब आप कहोगे कि ये गलत कैसे, क्या आपकी दृष्टि से भी गलत है क्या ये सही है, आपकी दृष्टि से भी गलत है, कैसे है गलत, अशुद्धि कहां पर है इसमें, अपने को शब्द शुद्धि का ज्ञान होना चाहिए। इसमें दे रखा है अपने पास टॉपिक। हाँ देखो, यहां पर हमें देखना है कि एक सीधा सा नियम यह है कि जो पीछे वर्ण आ रहा है, जो पीछे वर्ण आ रहा है, इसी वर्ग का यहां पर पंचम वर्ण लगेगा।
जो पीछे वर्ण है उसी वर्ग का यदि पांचवा वर्ण है तो शब्द शुद्ध है, अगर उसी वर्ग का नहीं है तो शब्द अशुद्ध है। अब बताइए ज कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है? च वर्ग के अंतर्गत आता है। मैंने वर्गों की बात की थी, आपको समझाया था कल। च वर्ग, च वर्ग में कितने वर्ण आ जाते हैं? 5। कौन कौन से? च, छ, ज, झ, ञ। सुनो, ये जो चीजें बीच बीच में समझाई जा रही है, डेफिनेटली यहीं से हमारी व्याकरण मजबूत होती है ना। अब देखो यहां से हो गया च, छ, ज और झ। अब ये ज है तो ज का पांचवा वर्ण तो ये है, इसीलिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा इस जगह पर? ये लिखना पड़ेगा। अब ये एकदम सही है, व्याकरण की दृष्टि से वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बहुत सारे पंडित, अगर आप पंडित लिखना चाहें तो अपन क्या लिख देंगे? पंडित। ये पंडित, जो कि व्याकरण की दृष्टि होने में तो ये भी ना है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट, ठ, ड, ड, न, इसीलिए इस प्रकार से न लिख दिया जाता है, आधा लिखा जाता है। दंत, दंत। अब आकर के यहां पर आया है न। क्यों आया न? पता चलाओ, क्योंकि त वर्ग का ये न, त वर्ग का पांचवा वर्ण ही क्या होता है? न होता है। होता है कि नहीं होता? त, थ, द, ध, न, इसलिए ये शब्द शुद्ध माना जाएगा। आई बात समझ में? शब्द शुद्धियों की बात करेंगे अपन। तो इस प्रकार से हमारा है व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण की परिभाषा की बात करें तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिस प्रकार हमने स्वर की परिभाषा बनाई थी, सेम उसी प्रकार की परिभाषा हमारी किसकी हो जाएगी? व्यंजन की हो जाएगी। तो व्यंजन किसे कहेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण हमें स्वरों की, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या फिर स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आप इस प्रकार से डाल करके यहां से लिखना स्टार्ट कर दें। लिखो, वे वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की, किसी अन्य वर्ण के सहयोग की, किसी अन्य वर्ण के सहयोग की सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन वर्ण, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। या फिर अगर हम ये परिभाषा याद नहीं रखना चाहते हैं तो हमारे पास एक परिभाषा और है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। आ रही है क्या बात समझ में? लिखो, व्यंजनों की संख्या, लिखना, व्यंजनों की संख्या बताओ कितनी होती है? 33 होती है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि व्यंजनों की संख्या हिंदी की वर्णमाला में कितनी होती है? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अब 33 व्यंजन वर्ण किस प्रकार से होंगे?
इसको हम बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है 5 वर्ग, 5 वर्गों के जो 25 वर्ण हैं उन 25 वर्णों को अलग लिखेंगे। फिर हमने लिखा है कि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4। फिर हमने लिखा है कि ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 4, है ना। इस प्रकार से अपन स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो हमेशा के लिए हमें अच्छे तरीके से बिल्कुल क्रम से याद हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने यही तो कहा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण लिखते हैं अपन की 33 वो कौन कौन से वर्ण होते हैं। आइए अपन लिखते हैं, नोट डाउन कर लिया सभी ने, ठीक है। लिखेंगे क से म, क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन, क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन। अब क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन कैसे आ जाएंगे, तो आप सभी वर्गों को लिख देंगे, क वर्ग, फिर नीचे अपन एक नोट लगा करके लिखेंगे कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क, च, ट, त, प। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे हमारे पास, लिखते रहना, क, ख, ग, घ, ञ, क, ख, ग, घ, ञ, क, ख, ग, घ, बहुत सारे ङ भी बोलते हैं इसको। कितने हो गए हमारे पास, 5। ठीक है, सभी कैसे हैं, ये हलंत वाले हैं, यानी इन्हें व्यंजन है, इसलिए नीचे हमें क्या लगाना पड़ रहा है, इनके हलंत लगाना पड़ रहा है। किसी भी व्यंजन वर्ण को दर्शाने के लिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है ना। उच्चारण के लिए स्वर लगाया जाता है। ठीक है, च वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद की बात करें, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये वही बातें हैं जो हम कक्षा 1 से बचपन से पढ़ते हुए आते हैं और कक्षा 12वीं तक पढ़ते हैं, और उन्हीं चीजों को हम अब व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, है ना। बातें वही है ना, लेकिन उन्हीं को हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे जो बारीकी से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम आराम से सॉल्व कर सके। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। मैं आपसे ये जो 5 वर्ग वाली सारणी है ना, इस 5 वर्ग वाली सारणी की हम क्या है कि चर्चा करेंगे बहुत लास्ट तक भी। तो ये 5 वर्गों वाली सारणी आपको बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि यहीं से हम अल्प प्राण और महाप्राण निकालेंगे। हमारे पास पूछे जाते हैं यहाँ पर कि क वर्ण अल्प प्राण में आता है या महाप्राण में आता है, यहां से प्रश्न बनते हैं हमारे। ये संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारे पूछे जाते हैं हमारे से, है ना। तो इनमें से ही पूछा जाएगा कि इनमें से अल्प प्राण कौन से हैं, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए क्या होता है, ज्यादा क्या निकलती है हमारे मुख से, हवा निकलती है, उन्हें कहते हैं महाप्राण। जिनको बोलने के लिए आराम से बोले जा सकते हैं उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। क बोलेंगे, क क क, अल्प प्राण में आएगा क। महाप्राण ख, ख, हवा निकली बाहर, ख। बताओ, क और ग में हवा कम निकली, लेकिन ख और घ में हवा ज्यादा निकली, तो ये महाप्राण में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन व्याकरण के संपूर्ण टॉपिकों की चर्चा करेंगे। इस वर्ण, ये जो हमने पढ़ी है ना सारणी क्या नाम से वर्गों की,
तो ये वर्गों की सारणी हमें याद होनी चाहिए। मैं पूछूंगा आपसे पहले वर्ग का पांचवा वर्ण, पहले वर्ग का तीसरा वर्ण, पहले वर्ग का ऐसा वर्ण है ना, पांचवा वर्ण कौन सा होता है, तीसरा वर्ण कौन सा होता है, चौथा कौन सा होता है, ये हमें ध्यान रखने। उसके बाद में हमारा आ गया प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ और अंतिम म। जैसा कि अपन ने सबसे पहले लिखा था, जैसा कि अपन ने सबसे पहले लिखा था कि क से लेकर के म तक 25 स्पर्श व्यंजन वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, हमारे पास व्यंजनों में आ जाएंगे। अभी तक 25 व्यंजन हुए हमारे पास। अब अगली बात करते हैं अपन, ये स्पर्श व्यंजनों के बाद में हम बात करेंगे किसकी, अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ वर्ण, तो यहां लिख देंगे अंतस्थ वर्ण। कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व। एक ये बात ध्यान रखना, मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या होता है, अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या होता है। अब एग्जामिनर आपको कैसे देगा, य, व, र, ल, व, र, य, ल, य, र, ल, व, र, य, ल। ये इस प्रकार से आ गए ए, बी, सी और डी। जिसको क्रम याद है वही इस प्रश्न को सही कर पाएगा, अन्यथा हम क्या करेंगे, वहां पर डाउट में आ जाएंगे। बताओ कौन सा होगा इनमें से, कौन सा हो जाएगा। हाँ, और इसको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताऊं, अगर आप आगे जाकर के रिट वगैरह की तैयारी करते हो, किसकी तैयारी करते हो, रिट वगैरह की तैयारी करते हो, और आपको कैसे न कैसे संस्कृत लेनी पड़ जाए, तो फिर आप यहाँ पर डाउट में आ जाओगे, सर ने तो ये बताया था, हम तो वहां भी यही करेंगे। नहीं, वहां हमारा क्या हो जाए, वहां क्या हो जाएगा, यवरल हो जाएगा। वहां संस्कृत में पूछा जाए कि इनका क्रम क्या होता है तो ये आ जाएगा, हिंदी में पूछा जाए तो इनका क्रम क्या होता है ये आ जाएगा, क्योंकि हिंदी तो हमारी यारों की भाषा है। यारों की भाषा कैसी है, यरलव, यरलव, यारलव, यारलव, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और इधर क्या है, यवरल, यहाँ पर यवरल ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर यरलव ध्यान रखना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में, क्रम ध्यान रखना है, विशेष रूप से क्रम ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है जिनकी मैं चर्चा आपसे बीच बीच में करता हूं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न लगने में तो सरल लगते हैं कि इनमें क्या है, ये तो पहचान लेंगे ऐसे ही, लेकिन जब एग्जाम के टाइम दिमाग बनता है ना, तो ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। उसके बाद की बात करें, हमारे पास ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, ऊष्म वर्ण 4, लिख दो, श, श, स, ह, स, श, ह। इन सभी स का नाम भी ध्यान रखना है आपको, कैसे स वर्ण है, इस स को क्या कहा जाए, इस स को क्या कहा जाए, इस स को क्या कहा जाता है, इस स को क्या कहा जाता है, नाम याद है क्या आपको। चलो 25 तो हमारे पास क्या हो गए थे, स्पर्श वर्ण हो गए थे, 4 अंतस्थ हो गए, और 4 क्या हो गए 33। गिनो देखें, 29 और 4 कितने हो जाते हैं 33। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब केवल और क्या रहेगा 33, लेकिन उसी के आगे एक शब्द जुड़ जाता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो फिर हमारा जवाब हो जाएगा 52। आ रही है बात समझ में, लिखा आप लोगों ने ये, हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि स, 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 ह, यानी कि इन तीनों स्व स के नाम क्या हैं, आपको पता है इनके नाम क्या है। क्योंकि आगे आने वाले समय में जब मैं आपको संधियां पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक हमारा रहेगा संधि का, तो संधि में आपसे आप लोगों से मैं एक ही प्रश्न करूंगा, मूर्धन्य सकार, तालव्य सकार, दंते सकार। मैं ये नहीं बोलूंगा कि षटकोण क्या होता है, सलगम क्या होता है, स्लेट क्या होता है ना। तो इनके नाम होते हैं, आप चाहो तो एक तरफ कॉपी की एक तरफ लिख दो, चाहो पेरे पे लिख दो। इन स के नाम होते हैं, जैसे इस स का नाम क्या है, इस स का नाम क्या है, और इस स का नाम क्या है, ये हमें छोटी छोटी सी जानकारियां ध्यान रखनी है। बताओ इस स का नाम क्या है, अभी तक क्या बोलते थे आप, क्या बोलते थे, सलगम, है ना। आज के बाद इसको क्या बोलेंगे,
बताओ। बोल करके देखो ना इस वर्ण को, कहां से बोलने में आता है ये। हाँ, तो जिव्या में कहां से निकल रहा है ये, मुख में से? बोलो। देखो, ये निकलता है हमारे, ये तो किस में आ जाता है, त की लाइन में, लितुल्लसा नाम दंता। तो ये कौन सा वर्ण, ये कौन सा स है? दंते सकार। कौन सा हो जाएगा ये? दंते सकार। ये हो जाएगा हमारे पास मूर्धन्य, मूर्धन्य शकार। कौन सा हो जाएगा ये? मूर्धन्य सकार। और ये कौन सा हो जाएगा? तालव्य शकार। इन तीनों स के नाम में तालव्य सकार, ये तालु से बोला जाता है, तालु से, जैसे च बोलते हैं ना, च वर्ण, च वर्ग जिससे बोला जाता है उसी से हमारा क्या बोला जाता है? ये श बोला जाता है, इसलिए तालव्य सकार कहलाता है। इसको बोल करके देखो, आपको वो लगेगा श, श तालु से। इसको बोलेंगे ऋतु रसना मुर्दा, तो ये किससे आ जाएगा? रे। ये इसको बोलते वक्त हमारी जिह्वा ऊपर की ओर से मुड़ जाएगी, जिसे ट बोलते हैं ना, ऐसे कैसे दंते हैं, इसको बोलने के लिए हमारी जिह्वा दांतों से टच होगी। इस स को बोल करके देखो, दांतों से जिह्वा टच होती है हमारी, नहीं हो रही क्या? हाँ, हो जाएगी। एक ही बालक है जिसकी नहीं होगी, क्योंकि जिसकी मशीन में मिस्टेक है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी इन वर्णों को आप बोल करके देख लें। ये बिल्कुल वैज्ञानिकों के द्वारा बिल्कुल एकदम वैज्ञानिकों के द्वारा परिष्कृत की गई बातें हैं कि हाँ, हमारी जिह्वा में कहां से इनका उच्चारण निकल रहा है, इन्हीं के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, और क्या हो जाएगा? दंते सकार। ठीक है, चलो अब हम एक विशेष लिखने वाले हैं, यानी नोट लगाने वाले हैं। मिटा दूं? लगाओ नोट, लिखो विशेष। हिंदी में नोट को क्या कहते हैं? विशेष। हम विशेष करके लिखेंगे, लिख दीजिए आप। लिखो, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या, लेकिन कुल वर्णों की संख्या, लेकिन कुल वर्णों की संख्या बताओ कितनी हो जाती है? 52, 52 होती है, 52 होती है। हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 44। लेकिन कुल वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो क्या हो जाएगा हमारा जवाब? 52। केवल एक शब्दावली का अंतर है ना। कुल पूछा जाता है तो 52, नहीं पूछा जाता है तो 44 हमारे को जवाब देना है। अब हम बात करेंगे कि वो 44 हुए, 52 कैसे हुए, उनकी भी तो चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक तो 33 और 11 कितने हो जाते हैं? 33 11 44 हुए, 44 तक पढ़ा है, लेकिन 52 तक कैसे पहुंचे तो उनको भी तो लिखना है, हमने समझ लिया था उनको, है ना। तो आज उनको लिख लेते हैं। तो लिखें, सबसे पहले तो हमारे पास आ गए स्वर कितने, यहां पर एक बार लिख देंगे। स्वर कितने हो गए? 11। व्यंजन कितने हो गए? कितने हो गए? 33। फिर इसके बाद अयोगवाह की बात करते हैं। अयोगवाह की बात करते हैं तो अयोगवाह हो जाएंगे हमारे पास 2। कितने हो जाएंगे? 2। कौन कौन से हो जाएंगे? अंग, और कौन से हो जाएगा? अह। ठीक है, लिखते रहो आप साथ के साथ। स्वर वर्णों की संख्या 11, व्यंजन वर्णों की संख्या 33, अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? फिर आगे लिख देंगे आप उत्क्षिप्त वर्ण। मैंने आपको बताया था, एक तो होता है ढ, एक होता है ढ, बताया था। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2।
आगे की बात करते हैं अपन संयुक्त व्यंजन। संख्या कितनी होती है पूछा जाता है, अलग से प्रश्न बनता है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कल बात की थी अपन ने, चर्चा की थी इसके बारे में, 4। अगर प्रश्न बना लिया जाता है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 5। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 4, है ना, ध्यान रखना। तो लिखो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 लिख दो। कौन कौन से हो जाएंगे? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, च, त्र, ज्ञ, श्र। आ रही है क्या बात समझ में? अब इनको भी अपन क्या कर लेते हैं, किन किन से मिलकर के ये बने हैं, तो इनकी भी हम चर्चा करते हैं। जैसे क प्लस स, इन दोनों को मिलाकर के हमारा कौन सा वर्ण बनता है? क्षत्रिय बनता है। ता और र, इनको मिलाकर के हमारे पास कौन सा वर्ण बन जाता है? त्र बनता है। ज प्लस ञ, इनको मिलाकर के हमारे पास कौन सा वर्ण बनता है? ज्ञ वर्ण बनता है। इनको ज्ञ भी बोला जाता है, ज्ञ, ज्ञ, है ना। उसके बाद में स और र, दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है? श्र। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनमें से एक कोई सा भी वर्ण दे दिया गया, क्ष, निम्न श वर्ण मिलाकर के बनाया गया है। अब ये आपको दे दिया जाएगा कि श वर्ण इनको किन किन को मिलाकर के बना गया है। और ज्यादातर प्रश्न यहां से बनते हैं, ध्यान दो इधर, ज्यादातर प्रश्न इस जगह से बनते हैं। आपको पूछा जाएगा कि ज्ञ वर्ण किन किन को मिलाकर के बनाया गया है। भाई संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन ज्ञ किस किस को मिलाकर बनाया गया है। और ऑप्शन अ में ही आपको क्या देगा? ग, य, ठीक है, ग और य देगा। और बच्चे सबसे पहले कि ज्ञ, ज्ञ इन्हीं को मिलाकर के बनाया गया होगा और इसको करके आएंगे, जबकि ये किससे मिलकर के बनाए? ज और य से मिलकर के बनाए। आई बात समझ में? तो इसको भी नोट करें आप। इन्हीं के बाद 2 प्रश्नों की और चर्चा करेंगे अपन। देखो जहां से एक एक लाइन से प्रश्न पूछा जा रहा है, एक एक लाइन से हमारे पास प्रश्न बन रहा है, ठीक है। आ रही है बातें समझ में अच्छे से? नोट लगा लेंगे आप, यानी विशेष लिख करके अपन एक नोट और लिखेंगे। और वो नोट क्या है? एक तरीके से क्वेश्चन ही है। लिखो, नोट लगा करके हमें लिखना है हिंदी निदेशालय विशेष, हिंदी निदेशालय, हिंदी हिंदी निदेशालय 1966, हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 मानी गई है। 52 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। एक लाइन छोड़ करके फिर नीचे से लिखेंगे, यहां से लिखो
हिंदी की मानक लिपि बताओ, हिंदी की मानक लिपि कौन सी है? हाँ, हिंदी की मानक लिपि देवनागरी। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार हिंदी की लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमने यहाँ पर मानक जो हिंदी निदेशालय है वहां के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है कि निदेशालय ने कितनी संख्या मानी गई है वो भी 52 हो जाती है। और हिंदी की मानक लिपि जो हमारी देवनागरी है, इस देवनागरी ने भी हमें कितनी संख्या मानी है? 52 संख्या मानी है। हमें ये ध्यान रखना है दोनों प्रश्नों को, है ना। यहां से भी प्रत्येक लाइन से प्रश्न बना हुआ है, एक एक लाइन से हमारे पास प्रश्न बने हुए हैं। अब एक प्रश्न डाल करके आप इस प्रकार से लिखेंगे, आज का जो प्रश्न है इस प्रकार से प्रश्न डाल करके लिख लें। इससे क्या है कि हमारी ये क्षमता हो जाएगी कि इस प्रकार के जो हमें प्रश्न मिलेंगे तो हमारा दिमाग काम कर जाएगा कि हाँ ऐसा प्रश्न हमने लिख रखा है तो क्या ये इसी टाइप का प्रश्न है क्या। तो लिखें आप, प्रश्न लिखो, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या होती है। संयुक्त वर्णों की संख्या होती है। लिख दो अ, ब, स और द। ऐसे प्रश्न बना करके लिखा करो। ऑप्शन अ में आ जाएगा हमारा कितना? 3, 4, 5, 6। जवाब क्या हो जाएगा हमारा? अरे सब ठीक है, ये हमारी बात हो जाती है। चलो, हमने जो 5वां वर्ण माना है इसकी अभी तक हमने चर्चा नहीं की है। 5वां वर्ण माना है इसकी अभी तक हमने चर्चा नहीं की है, क्योंकि हम 4 को तो जानते हैं कि संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, लेकिन 5वें के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। मैं आपकी हर वो छोटी छोटी सी बात लिखा रहा हूं आपको। मतलब एक तरीके से यूं मान लो कि जो कक्षा 1 के बच्चे को जो बातें सिखाई जाती है, यूं मत मानना कि अरे सर ये क्या लिखा रहे हो, ये तो हमें सब याद है। ऐसा कुछ नहीं है। एक एक छोटी छोटी सी बारीक जो इधर उधर कोने में भी चीज पड़ी होगी ना, उसकी जानकारियां हम यहाँ पर ले रहे हैं। फिर यहीं से हमारे जो प्रश्न बनते हैं, एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं निकल पाता। इसलिए मैं संपूर्णता को देख करके ये चीजें लिखा रहा हूँ। चाहता तो मैं एक दिन में पूरा टॉपिक करा देता है वर्णमाला वाला, और वो वहां से प्रश्न सही जाता। लेकिन हमें क्या है, अभी कक्षा 12th के बाद हमारा एक ऐसा स्तर है कि यहाँ हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास संपूर्ण जानकारी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 12th तक हम क्या करते थे, केवल हमें कक्षा पास करनी थी। हमें यहाँ कक्षा पास नहीं करनी है। आप देख रहे हो कंपटीशन कितना है मार्केट में, एक एक चीज पर हमें ध्यान देना है। अनेक प्रकार की आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, अनेक प्रकार के प्रश्न पत्र आपको देखने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारे पास ऐसा मैटर तैयार होगा कि जिससे अपन क्या कर पाएंगे, एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको तो मैं जो चीजें लिखा रहा हूं ना, इस रजिस्टर को जैसा बता रहा हूं वैसा का वैसा ही पढ़ लेना, और फिर कोई सा भी प्रश्न पत्र उठा लेना मार्केट से, है ना, उसको सॉल्व करने बैठ जाना एक बार, फिर बाद की गारंटी मेरी है। जो आपने पढ़ा है उसको लेकर के आप हिंदी का कोई सा भी एग्जाम कहीं भी हुआ हो उसका प्रश्न पत्र लेकर के बैठना, और फिर देखना कि क्या मैंने पढ़ाया उस हिसाब से आपके प्रश्न सही हुए या नहीं हुए। भले वो हमारा ये टॉपिक ले लो, इसके बाद संधि ले लो, समास ले लो, प्रत्यय ले लो, उपसर्ग ले लो, शब्द शुद्धि ले लो, मुहावरे ले लो, लोकोक्तियां ले लो, जो भी है ना, अपन कहीं से लेकर के कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। मैं एक एक चीज को बारीकी से लिखा रहा हूं, है ना। जो चीज मुझे लग रही है कि हाँ यहाँ से प्रश्न बन सकता है, मैं उन्हीं चीजों की चर्चा आप लोगों के सामने करता हूँ, है ना। अब अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमने 4 वर्ण जान रखे थे, उनके अलावा एक और वर्ण है जिसको मैंने बताया था, वो कैसा होता है,
ध्य होता है ध्य। इस ध्य वर्ण की चर्चा हमने नहीं की थी या इसके बारे में नहीं लिखा था, तो इसके बारे में भी अपन एक नोट लगा करके लिख लेते हैं कि ये वर्ण कैसा होता है। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे लिखो ध्य विशेष लिखना यहां, ध्य, इसको ऐसे भी लिखा जाता है द य, है ना, क्योंकि इन दोनों से मिलाकर के तो बना है। ध्य वर्ण का निर्माण, वर्ण का निर्माण, ध्य वर्ण का निर्माण द य, ध्य वर्ण का निर्माण द य से मिलकर होता है, से मिलकर होता है, से मिलकर होता है, द य से मिलकर होता है। इसमें य अर्ध स्वर होने के कारण, इसमें य अर्ध स्वर होने के कारण, होने के कारण, यह अर्ध स्वर होने के कारण संयुक्त व्यंजनों में नहीं गिना जाता है। संयुक्त व्यंजनों में, संयुक्त व्यंजनों में व्यंजनों में नहीं गिना जाता है। संयुक्त व्यंजनों में इसको नहीं गिना जाता है। संयुक्त वर्णों में, संयुक्त वर्णों में ही गिना जाएगा या जाता है। संयुक्त वर्णों में ही गिना जाता है, गिना जाता है। यह परिभाषा आपको कहीं किसी गाइड में नहीं मिलेगी, ये केवल हमने याद करने की दृष्टि से बना रखी है। ठीक है, अब हमने जो बात की थी कि स्वर हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 11 स्वर होते हैं, लेकिन 11 स्वर हैं वो बने कैसे हैं, 11 स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, 11 स्वर हमारे पास आए कैसे हैं, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है ना, क्योंकि इन 11 स्वरों के बारे में हमें अगर जानकारी नहीं है तो फिर हम संधि और जो संधियां करेंगे वहां पर हमारे से गड़बड़ होगी। संधि करेंगे, मैं आपसे कहूंगा दीर्घ स्वर तो आप समझोगे ही नहीं दीर्घ स्वर क्या होता है, मैं कहूंगा संयुक्त स्वर तो आप समझोगे ही नहीं, क्योंकि हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ लिया, संयुक्त स्वर भी तो पढ़ने पड़ेंगे, दीर्घ स्वर पढ़ने पड़ेंगे, ह्रस्व स्वर पढ़ने पड़ेंगे। ये तो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, संयुक्त स्वर किसे कहेंगे, ये हमें विशेष रूप से जानकारी में रखने हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक डलेगा वो डलेगा स्वरों का वर्गीकरण। आप एक नया टॉपिक डाल लेंगे और लिख लीजिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। देखो, स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया गया है, अनेक आधार हैं स्वरों के वर्गीकरण करने के। मैं उन आधारों की चर्चा आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि जैसे औष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर कैसे हो सकते हैं। अभी अपन सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो केवल बात करेंगे अपन रचना, बनावट, रचना बनावट या फिर लिख देंगे इसको उत्पत्ति के आधार पर,
वर्गीकरण। किस किस के आधार पर? रचना, बनावट या फिर क्या कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब इसमें हम इन्हें बांटेंगे कैसे? दो प्रकार के हो गए, ये हो जाएंगे हमारे पास दो प्रकार के, एक हो जाएगा मूल स्वर, एक हो जाएगा संधि स्वर। ये हो जाएंगे हमारे पास मूल स्वर और ये हो जाएगा संधि स्वर, संधि स्वर। इनकी वर्गीकरण की बात करें तो ये होता है दो प्रकार का, एक हो जाएगा हमारा मूल स्वर, एक हो जाएगा संधि स्वर। अब आपको यहां से केवल समझना है, अभी लिखना नहीं है, ये हमारी समझने की बात आ गई। ठीक है, अब देखो मूल स्वरों की बात करें तो मूल स्वर कितने हो जाते हैं हमारे पास? संख्या में बात करें तो मूल स्वर हो जाएंगे 4 और संधि स्वरों की बात करें तो संख्या में कितने हो जाएंगे? 7। क्या बताइए, 7 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे पास? 11 हो जाते हैं। 7 और 4 की संख्या कितनी हो जाती है? 11। 11 में से भी हम जब अगर बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास होगा ये हो जाएंगे दीर्घ स्वर और यहां पर हो जाएंगे संयुक्त स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वरों की बात करें तो उनकी संख्या हो जाएगी 3, बाकी कितने हो जाएंगे संयुक्त स्वर? बताओ ना, अरे 7 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे? 4। ठीक है, अब इन्हीं की बात करेंगे अपन कि मूल स्वर कितने होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं। संधि स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 को भी हमने दो भागों में बांट लिया, वहां से भी हमारे पास 3, तो दीर्घ स्वर निकल जाते हैं और 4 क्या निकल जाते हैं? संयुक्त स्वर निकल जाते हैं। इस डायग्राम को ऐसा का ऐसा ही आप कंप्लीट कर लें। समझ में आया क्या ये? सबसे पहले हमारा वर्गीकरण था, वर्गीकरण में क्या आ गया हमारे पास? बताइए जल्दी। रचना, उत्पत्ति, बनावट के आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कौन कौन सा भाग है? मूल स्वर हो गया हमारे पास और संधि स्वर हो गया हमारे पास। मूल स्वरों की संख्या कितनी बता दी हमने? 4, लेकिन संधि स्वरों को भी हमने संख्या कितनी बताई? 7। 7 को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तरफ क्या कर दिया हमने? दीर्घ स्वर, एक तरफ क्या कर दिया हमने? संयुक्त स्वर। ठीक है, अब इन सभी को अब लिखना नहीं है, केवल समझना है आपको। इन सभी को किस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार में बांटेंगे? देखो, हम मूल स्वरों की अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएगा अ, ई, उ और री। समझना है, केवल लिखना नहीं है। कितनी संख्या हो गई इनकी? कितनी संख्या? 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है हमारे पास? 4। लिखना नहीं है, केवल समझना है। अब दीर्घ स्वरों की बात करें तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3। तो अ का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होता है ई और उ का दीर्घ क्या हो जाता है हमारे पास? उ। तो ये क्या हो गया हमारे पास? दीर्घ स्वर की बात कर ली हमने। आ रही है क्या बात समझ में? अब किसकी बात करेंगे अपन? संयुक्त स्वरों की बात करेंगे। संयुक्त स्वर कौन कौन से हो जाते हैं? देखो, यहां पर अ को अ और अ मिलाया तो कितना हो गया? आ। ई में ई मिलाया तो कितना हो गया? दीर्घ ई। उ में उ मिलाया तो क्या हो गया? दीर्घ उ बन गया। अब संयुक्त स्वर का मतलब होता है क्या है? संयुक्त का मतलब होता क्या है? देखो, दीर्घ का मतलब होता है डबल करना, तो हमने डबल कर दिया यहाँ पर, तो डबल होते हैं हमारे पास दीर्घ स्वर आ गए 3। लेकिन हमें क्या करेंगे? इनमें संयुक्त करेंगे, मिलाएंगे। अभी संयुक्त व्यंजन नहीं लिखे थे अपन ने, जिनमें 2-2 वर्णी तो मिलाए थे, श और श। बताया था मैंने आप लोगों को, क और श मिलकर के क्ष बनाए, त और र मिलकर के त्र बनाए, ऐसे स्वर भी तो बने। तो किस किस को मिलाएंगे? जैसे अ और ई मिलाया, क्या मिलाया अपन ने? अ और ई मिलाया, दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता है हमारे पास? क्या बन जाएगा? अब भले से आप अ और ई मिलाओ या फिर आप आ और या ई मिलाओ, बात एक ही है। कितना बनना है हमारे पास? ए बनना है। बनना है कि नहीं बनना? जब ए बन जाएगा, सुनो,
जब ए बन जाएगा तो क्या आई नहीं बनेगा? क्या ए बनेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? आई बनेगा। उसके बाद हम अ मिलाएं या फिर क्या मिलाएं? आ, और इसके बाद में क्या मिलाएंगे अपन? ऊ। अ में ई मिलाया जब तो ए बन गया, अ या आ में ऊ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? क्या बन जाएगा? ओ। और ओ बन जाएगा तो हमारे पास और क्या बन जाएगा? औ भी बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या हो जाएगा? ओ और औ। ये भी हमारे पास क्या हो जाते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, इनको कल अपन लिख लेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, आशा करते हैं। अच्छा, एक बार फिर दोबारा समझा दें। बहुत बढ़िया। देख, मिटा दूं मैं इसको, रफ कर दूं एक बार, या इसी पे समझा दूं? ठीक है। हाँ, समझ में नहीं आता है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की गारंटी है मेरी। मैं तो चाहता यही हूं कि आप समझो। नहीं समझते हैं ये आपकी कमी है। बहुत सरल तरीके से कहा, पूरे स्टार्टिंग से समझाऊं? देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी कि उत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर स्वर कितने भागों में बांट दिए थे? हमने 2 भागों में बांट दिए थे। हमारे पास सबसे पहले एक भाग आया था मूल स्वर, और दूसरा भाग आया था हमारे पास संधि स्वर। मूल स्वरों की बात करें तो हमने संख्या की बात की थी, मूल स्वरों की, वो हो जाएंगे कितने? 4। संधि स्वरों की बात की थी, संख्या में कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है। अब मूल स्वरों की संख्या की बात करने के बाद में हमने संधि स्वरों को बांट दिया था कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में सबसे पहला तो हमने बांटा था दीर्घ स्वर, और उसके बाद में हमने क्या बांटा था? संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करें तो इनको बांट दिया था हमने 3 भागों में। संयुक्त स्वरों की संख्या की बात करें तो इनको बांट दिया था हमने 4 भागों में। अब जैसे मूल स्वरों की बात करें तो मूल स्वर क्या हो जाएंगे? अ, ई, उ, री। मूल स्वर तो ये 4 ही हैं। मूल स्वर कितने हैं? 4। इन्हीं मूल स्वर को जब हम क्या करेंगे? अ को ही डबल कर देंगे तो क्या बन गया? आ। ई को ही डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ई। ऊ को ही डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डबल करना यानी दीर्घ करना है ना। तो कितने होगी इन संख्या? 3। यहां क्लियर हो गया मामला। अब आप कहोगे साहब फिर इसका डबल क्यों नहीं किया? क्योंकि ऋषि का दीर्घ नहीं होता है। ऋषि का क्या नहीं होगा? दीर्घ नहीं होगा, इसलिए इसको अपन क्या करते हैं? इसको छोड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर कैसे होंगे? तो संयुक्त स्वर संधि का काम करते हैं। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास संख्या आएगी क्या? ए आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए भी आ जाएगा। जब हम इसको और इसको मिलाएंगे, किस किस को मिलाएंगे? आ और ऊ को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ओ भी बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? ओ भी बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में? देखो, इसमें क्या होता है, आप अ भी ले सकते हैं कि सर ने आपने तो अ ही बताया था, ये तो आ मिला करके भी भैया अ हो या फिर आप आ हो, इन दोनों को मिलाएंगे तब भी ई में मिलेगा, ए ही होगा, क्योंकि अ किसका डबल है? ये अ का ही डबल है ना। तो अगर आप आ को भी मिलाते हो, जैसे आ और ई भी मिलाते हो, तब भी हमारे पास क्या बनना है? ए ही बनना है। आ और दीर्घ ई को मिलाते हो तब भी हमारे पास क्या बनना है? ये हमें ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई क्या? आ गई? ठीक है, तो इसको अपन बाद में नोट डाउन कर लें। हाँ, ये सारे के सारे संयुक्त स्वर हैं, मैं बताऊं, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर कहलाएंगे, है ना। ये वाला ये डायग्राम है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में अब आ गया होगा, और नहीं भी आया हो तो अपन फिर एक बार कल वापस दोबारा रिवाइज कर लेंगे, ऐसी कोई समस्या है नहीं है। हाँ, हाँ कर दो इसको बंद।